नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की जो एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी जो बुक है उसका पार्ट नंबर 65वां पार्ट अपने करने जा रहे हैं। अपना जो एंडोक्राइनोलॉजी का ये कह सकते हैं कि बस ये अभी लास्ट टॉपिक ही है, क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजी में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे थे फिरोमोन्स एंड देयर रोल इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन, फिरोमोन्स and their role in reproductive function, ये अपना टॉपिक चल रहा था। तो हम फिरोमोन की बात कर रहे थे। फिरोमोन के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था कि फिरोमोन जो होता है एक ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि किसी जंतु के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और स्रावित किए जाने के पश्चात में इनको उसी जाति की दूसरी नर या मादा यानी मेल एंड फीमेल उसको एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के पश्चात उनके अंदर जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उन्हें फिरोमोन्स कहा जाता है। अब देखिएगा, जो फिरोमोन्स हैं ये कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं और ये जाति विशेष होते हैं, ये बात अपने कर चुके हैं। इनका यदि फिरोमोन जो है वो स्रावित होते हैं तो उसी जाति के नर के द्वारा या उसी जाति की मादा के द्वारा ऐसे ग्रहण किए जाते हैं और उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। उसके अलावा हमने बात की थी कि जो फिरोमोन्स होते हैं ये जलीय जंतुओं में जल द्वारा और वायु, जो स्थलीय जंतु उनके अंदर वायु के द्वारा क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, और जिससे उसी जाति के दूसरे जंतु के अंदर व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये जो हैं फिरोमोन्स ये अपने ये कह सकते हैं कि जंतु के अंदर लिंगाकर्षक हो सकते हैं, सुरक्षा में सहायक हो सकते हैं, भोजन को ढूंढने में सहायक हो सकते हैं। तो ये सारे काम जो हैं मोस्टली फिरोमोन्स के द्वारा किए जाते हैं। उसके अलावा अपने नाम कहा था कि इनको सेमियो केमिकल्स भी कहा जाता है। सेमियो केमिकल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेमियो का अर्थ होता है सिग्नल और केमिकल का मतलब होता है रसायन, यानी ऐसे फिरोमोन्स ऐसे रसायन हैं जो कि संकेत उत्पन्न करते हैं, सिग्नल्स उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? सेमियो केमिकल्स कहा गया है। अब देखिएगा कि जो फिरोमोन्स हैं इसके लिए पार्क और ब्रूसी अपने दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सोक्राइनोलॉजी एक नाम दे दिया है, एक्सोक्राइनोलॉजी। एक्सोक्राइनोलॉजी ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम फिरोमोन्स की स्टडी करते हैं, टू स्टडी ऑफ फिरोमोन्स। इस ब्रांच के अंदर अपने करते हैं, किसके अंदर? एक्सोक्राइनोलॉजी के अंदर। अब देखिएगा कि जो फिरोमोन्स होते हैं, अब इनको एक जंतु शरीर से बाहर छोड़ता है, इसके लिए ग्लैंड्स पाई जाती है बॉडी के अंदर। जैसे मैंने बताया भी था कि स्तनधारियों के अंदर, कीटों के अंदर फिरोमोन का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं आपको बताऊं कि जैसे अपने हिरण है, हाथी है, गैंडा है, कुत्ता है, इन मोस्टली इन जंतुओं के अंदर फिरोमोन स्तनधारियों के अंदर अपने देखते भी हैं। जैसे कुत्ते के अंदर हम देखते हैं कि कुत्ते के अंदर जब मूत्र का विसर्जन होता है तो फिरोमोन का स्त्राव होता है। हालांकि मनुष्य के अंदर भी ये माना जाता है कि पसीने के द्वारा या जो कुछ एनल ग्लैंड्स होती हैं एनएस एरिया के अंदर पाई जाती है जो कि फिरोमोन का स्त्राव करती है। हालांकि मनुष्य के अंदर कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है फिरोमोन का, परंतु बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, इन स्तनधारियों के अंदर फिरोमोन का अच्छा योगदान है। और साथ में कीट जो हैं, कीटों के अंदर फिरोमोन्स का अहम रोल है, चाहे वो भोजन को ढूंढने में हो, चाहे सुरक्षा में हो, चाहे खुद के विपरीत लिंगी साथी को आकर्षित करने में हो। तो पार्कस और ब्रूस ने इस जो फिरोमोन्स का अध्ययन करते हैं उसको हमने एक्सोक्राइनोलॉजी एक ब्रांच नाम दे दिया है, इनकी शाखा को या इसकी ब्रांच को। अब देखिएगा कि फिरोमोन्स जो हैं वो एक्शन किस प्रकार से करते हैं, मोड ऑफ एक्शन ऑफ फिरोमोन्स, मोड ऑफ एक्शन ऑफ फिरोमोन्स इन एनिमल्स, मोड ऑफ एक्शन of pheromones in animals। यानी कि अब ये फिरोमोन्स हैं एनिमल्स में जो है किस प्रकार से कार्य करते हैं। जंतुओं में फिरोमोन्स की क्रियाविधि, जंतुओं में फिरोमोन्स की क्रियाविधि अब यानी एक जंतु के द्वारा फिरोमोन्स छोड़े जाएंगे, दूसरा जंतु उनको किस प्रकार से ग्रहण करता है और ग्रहण करने के पश्चात किस प्रकार से उसमें चेंजेस आते हैं, ये चीज़ अपने को क्या देखनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले यदि हम बात करें तो 3 विधियों के द्वारा कार्य करते हैं। कितनी विधियां इसकी? 3 विधियां हैं।
तो इसको अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो जो पहली विधि है मोड ऑफ एक्शन की वो है ओल्फैक्शन यानी ग्रहण क्रिया। ऑल्फैक्टरी मैकेनिज्म। दूसरी है इंजेक्शन यानी अंतर्ग्रहण। इंजेक्शन। और तीसरा है अवशोषण यानी एब्जॉर्बिशन। ये तीनों ही मैकेनिज्म जो है ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ फिरोमोन्स है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ फिरोमोन्स है। फिरोमोन्स की क्या है मैकेनिज्म है या क्रिया विधि है। अब इसके अंदर देखिएगा कि अपने बात करें सबसे पहले ग्रहण क्रिया की। तो ग्रहण क्रिया की यदि हम बात करें तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है या ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फिरोमोन्स हैं वो ग्रहण क्रिया यानी सूंघने के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं या लिए जाते हैं। जैसे किसी एक कीट ने या किसी एक एनिमल ने क्या छोड़ा फिरोमोन छोड़ा, दूसरे बी तक गया या यूँ करते हैं ए डैश यानी ए डैश इसी जाति का सदस्य है तो यहाँ तक गया। तो इसने क्या किया इसको ओल्फैक्टरी मैकेनिज्म के द्वारा यानी सूंघने के द्वारा इसको ग्रहण किया है। क्योंकि हमने बात करें तो फिरोमोन्स जो हैं केमिकल्स हैं और केमिकल्स को इनको सूंघा भी जाता है। तो नाक के द्वारा या जो भी ओल्फैक्टरी ऑर्गन होता है कोई भी एनिमल का वो जो है इसको ग्रहण करे तो वो मेथड कौन सा कहलाता है ग्रहण क्रिया कहलाती है। और मोस्टली जो कीटों के और जो स्तनधारियों के लिंग आकर्षक फिरोमोन हैं सेक्सुअल फिरोमोन्स हैं या जो कि विपरीत लिंगी साथियों को आकर्षित करते हैं कीटों के अंदर और स्तनधारियों के अंदर, वो सारे के सारे फिरोमोन्स हैं उनको किस क्रिया के द्वारा ग्रहण किया जाता है ग्रहण क्रिया के द्वारा। तो ग्रहण क्रिया की यदि हम बात करें तो यदि इसको थोड़ा अपने बात करें इस क्रिया में एक जंतु द्वारा फिरोमोन छोड़े जाते हैं तथा दूसरा जंतु इन्हें इसी जाति का होगा अलग जाति का नहीं होगा। कौन सी जाति का होगा इसी जाति का होता है तथा दूसरा जंतु इन्हें ग्रहण अंग द्वारा ग्रहण करता है। ग्रहण अंगों द्वारा ग्रहण करता है। तो कौन सी क्रिया होगी ग्रहण क्रिया होगी। एग्जाम्पल कीटों व स्तनधारियों के लिंग आकर्षक फिरोमोन्स इसी का उदाहरण है इसका ग्रहण क्रिया का ओल्फैक्टरी मैकेनिज्म का। तो जैसे मनुष्य के या जैसे अपने बात करें कुत्ते के अंदर आपने देखा होगा कि एक कुत्ता मूत्र का उत्सर्जन करके जाता है तो उसी एरिया में रहने वाला दूसरा कुत्ता आकर के उसको सूंघता है। सूंघने के बाद में वो उस एरिया से दूर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने फिरोमोन को देख लिया और देखने के पश्चात वो क्या है कि वो समझ जाता है कि यहाँ पहले से कोई नर मौजूद है या मादा मौजूद है तो उस हिसाब से अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो ये मैकेनिज्म कौन सा हो गया क्या होता है ओल्फैक्टरी मैकेनिज्म या ग्रहण क्रिया द्वारा ग्रहण करना। दूसरा है इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है कि एक जंतु द्वारा छोड़े गए फिरोमोन को दूसरे जंतु ने अंतर्ग्रहण द्वारा प्राप्त करता है। जैसे इसका उदाहरण है रानी मधुमक्खी की मैंडिबुलर ग्रंथि जो रानी पदार्थ का स्त्राव करती है जो कि फिरोमोन है। इसमें अल्फा कीटोडोनोइक डेकोनोइक अम्ल पाया जाता है। इसे श्रमिक जो होते हैं वो अंतर्ग्रहण द्वारा क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करने के बाद में क्या होता है कि उनके अंडाशय का परिवर्तन रुक जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं उनके अंदर अंडाशय का परिवर्तन नहीं होता इसलिए वो जननक्षम नहीं होती है। क्योंकि जो श्रमिक मधुमक्खी होती है उनके अंदर नर होता है मादा होती है और मादा में भी क्या होता है कि रानी
और मादा दो प्रकार की होती है, श्रमिक और रानी। तो रानी मुख्य होती है, मादा अजननसम, जो श्रमिक मादा होती है वो अजननसम होती है, और जो नर होता है वो जननसम होता है, और जो हैप्लॉइड होता है आपने ये पढ़ा हुआ है, जिसको ड्रोन भी कहा जाता है। तो अब देखिएगा कि तो रानी मधुमक्खी क्या करती है, एक रानी पदार्थ अपनी मैंडिबुलर ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है, स्रावित करती है। तो रानी मधुमक्खी क्या करती है कि उस पदार्थ को, जिसको हम क्या कहते हैं रानी पदार्थ कहते हैं, उस वैसे वास्तव में उसका नाम क्या है, अल्फा कीटोडेकेनोइक अम्ल होता है, वो उसकी मैंडिबुलर ग्रंथियों के द्वारा छोड़ा जाता है। और वो एक्चुअल में एक रसायन है, और रसायन कौन सा है, वो फिरोमोन प्रकृति का होता है या फिरोमोन ही होता है। उसको क्या करती है, उसी छत्ते के अंदर जो पाई जाने वाली अन्य मादाएं होती हैं, खासकर जो श्रमिक होती हैं, वो क्या करती हैं, अंतर्ग्रहण द्वारा ग्रहण करती है उसको, और ग्रहण करने के बाद में उनके अंडाशय का जो परिवर्तन है वो क्या हो जाता है, उनमें रुक जाता है। तो ये अंतर्ग्रहण का सबसे अच्छा उदाहरण किसमें पाया जाता है, इसमें अपने मधुमक्खियों के अंदर पाया जाता है। तो दूसरी घटना आपने पढ़ी मोड ऑफ एक्शन में, इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण द्वारा। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो मधुमक्खी, जो एक मादा है या एक जो कह सकते हैं कि जंतु है, उसके द्वारा क्या स्रावित हो रहा है, इस प्रक्रिया में एक जंतु द्वारा फिरोमोन छोड़ा जाता है, वह दूसरा जंतु इसे अंतर्ग्रहण द्वारा प्राप्त करता है, अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया कि रानी मधुमक्खी के द्वारा क्या मैंडिबुलर ग्रंथियां जो होती है रानी पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी द्वारा मधुमक्खी की मैंडिबुलर ग्रंथि द्वारा, क्योंकि ये बात मैं कह चुका हूँ कि फिरोमोन ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, ग्रंथि द्वारा रानी पदार्थ स्रावित होता है। यह अल्फा कीटोडेकेनोइक अम्ल होता है, यह अल्फा कीटोडेकेनोइक अम्ल होता है, अम्ल होता है, जो कि श्रमिक मधुमक्खी द्वारा अंतर्ग्रहण से प्राप्त होता है, अंतर्ग्रहण द्वारा लिया जाता है और उसके अंडाशय का परिवर्तन रुक जाता है, और उसके अंडाशय का परिवर्धन रुक जाता है। तो ये विशेषता जो है ये किसकी होती है, इस इंजेक्शन की, यानी अंतर्ग्रहण द्वारा। तो अंतर्ग्रहण जो है उसका सबसे अच्छा, क्योंकि आपने पढ़ा है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो एक सामाजिक, क्योंकि मधुमक्खी एक सामाजिक संगठन वाला कीट होता है। इसके अंदर नर मादा, और मादा दो तरह की होती है, एक तो रानी होती है और एक कौन सी होती है, श्रमिक होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि नर जो है अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, उसके द्वारा एन जो सेल्स बनती हैं वो स्पर्म होते हैं, और मादा जो है वो भी 2n होती है,
और जो श्रमिक है ये भी 2N होती है, परंतु जो श्रमिक होती है वो एजननसम होती है। उस एजननसम होने का कारण क्या है, क्योंकि जो रानी मधुमक्खी होती है वो क्या करती है कि अपने मैंडिबुलर ग्रंथि के द्वारा जो भी एक रसायन जिसको हम फिरोमोन कहते हैं, अल्फा कीटोडेकेनोइक अम्ल होता है जिसका नाम, और जिसको सामान्य भाषा में रानी पदार्थ कहते हैं, वो छोड़ती है। कौन? रानी मधुमक्खी। और रानी मधुमक्खी का जो अल्फा कीटोडेकेनोइक अम्ल होता है ये फिरोमोन होता है, और इसको कौन अंतर्ग्रहण द्वारा प्राप्त करती हैं? श्रमिक मधुमक्खियाँ। और श्रमिक मधुमक्खियाँ जैसे ही प्राप्त करेगी तो उनके अंडाशय का परिवर्तन रुक जाता है और वो जननक्षम नहीं रह पाती, यानी कि वो आगे जन्म की क्रिया नहीं कर पाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है? इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण द्वारा फिरोमोन को प्राप्त करना। तीसरा जो है अवशोषण द्वारा। अब अवशोषण की यदि हम बात करें तो ये भी नाम से क्लियर हो रहा है। अवशोषण में क्या होता है कि एक जंतु के द्वारा फिरोमोन छोड़ा जाएगा, दूसरा जंतु उसको क्या करता है कि अवशोषण के द्वारा या स्पर्श के द्वारा क्या करता है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण जो है, नर टिड्डा जो है उसके द्वारा स्त्रावित जो फिरोमोन होता है उसको निम्फ स्पर्श द्वारा प्राप्त करता है, और जिससे निम्फ में क्या होता है? वृद्धि और कायांतरण की क्रिया होती है, जिससे स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है अवशोषण का। अवशोषण का मतलब क्या होता है? सीधे स्पर्श के द्वारा फिरोमोन को क्या करना, यानी एक जंतु ने फिरोमोन छोड़ा, दूसरे जंतु ने क्या किया, उसी जाति के दूसरे जंतु ने स्पर्श के द्वारा या अवशोषित करके उसको ले लिया। लेने के बाद में क्या होगा, उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन होगा। जैसे इसका उदाहरण जो है मैंने बताया अभी आपको कि जो टिड्डा होता है, टिड्डे के अंदर क्या होता है कि नर टिड्डा जो होता है, एक आपने नाम सुना होगा निम्फ। निम्फ एक तरीके से भ्रूणीय अवस्था होती है कीटों के अंदर, और निम्फ की परिभाषा यही होती है कि जब कोई भी जंतु की भ्रूणीय अवस्था उसके वयस्क के समान आकार आकृति में दिखाई दे तो वो भ्रूणीय अवस्था क्या कहलाती है? निम्फ। और टिड्डों के अंदर हम निम्फ देखने को मिलते हैं। टिड्डों के अंदर क्या अपने को निम्फ दिखाई देते हैं। तो निम्फ से अगली अवस्था वयस्क होती है। निम्फ से अगली अवस्था कौन सी होती है? अडल्ट होती है। अब क्या होता है देखिएगा, इसके अंदर यदि हम बात करें अवशोषण में, अवशोषण की यदि हम बात करें इस प्रक्रिया में एक जंतु द्वारा छोड़ा गया फिरोमोन दूसरे जंतु द्वारा अवशोषण या स्पर्श द्वारा ग्रहण किया जाता है। स्पर्श द्वारा प्राप्त या ग्रहण किया जाता है। ग्रहण किया जाता है। किया जाता है। तो स्पर्श या अवशोषण द्वारा किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? टिड्डा, जिसको आप पढ़ के आए हो। टिड्डे में नर द्वारा, टिड्डा तिलचट्टा, हम बात कर रहे हैं तिलचट्टे में। टिड्डा क्या? तिलचट्टा। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना आपने पढ़ा 11th क्लास में। तिलचट्टे में नर द्वारा स्त्रावित फिरोमोन उसी जाति के निम्फ अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। जिससे उनकी वृद्धि, जिससे उनकी वृद्धि व कायांतरण में तीव्रता आ जाती है। कायांतरण में तेजी आ जाती है। क्या आ जाती है? उसकी वृद्धि और कायांतरण में क्या आ जाती है? तेजी आ जाती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल और है कि लिकोसिड जाति की जो मकड़ी होती है, नर की जो तव ग्रंथि है वही फिरोमोन का स्त्राव करती है। इससे फिरोमोन जो है, मादा जो है वो अपनी
त्वचा से स्पर्श द्वारा प्राप्त करेगी और प्राप्त करके वो उसकी ओर क्या होती है, आकर्षित हो जाती है। तो ये भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो तिलचट्टे वाला समझ में आ गया होगा। तिलचट्टे में निम्फ होता है। निम्फ जो है जैसे इसके अंदर यदि हम बात करें इस प्रकार से, ये निम्फ होता है। ये निम्फ क्या करता है कि इसमें ये अडल्ट होता है। अडल्ट ने फिरोमोन स्रावित किया। अडल्ट ने क्या किया, फिरोमोन स्रावित किया। ये फिरोमोन ये क्या करेगा, अवशोषण द्वारा प्राप्त करके, और ये किस में चेंज होने की, इसमें तीव्रता आ जाएगी, किस में चेंज होने की, नर में चेंज होने की, या यूँ कह सकते हैं कि अडल्ट में चेंज होने की। तो अब देखो नर का जो फिरोमोन है, नर वयस्क नर का जो फिरोमोन है वो स्रावित हुआ। किसने ग्रहण किया, निम्फ ने। ये कौन सी अवस्था है, निम्फ। तो निम्फ ने ग्रहण करके अपने परिवर्तन में तेजी ला करके तुरंत कायांतरित हो जाता है, किसमें, अडल्ट या वयस्क में। तो ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है ल्यूकोसिड जाति की जो नर है, ल्यूकोसिड जाति की जो मकड़ी होती है उसका जो नर होता है उसकी त्वचा के द्वारा के भी क्या फिरोमोन को स्रावित करती है। जाति की मकड़ी का नर अपनी त्वचा में उपस्थित अपनी त्वचा में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा फिरोमोन स्रावित करता है। फिरोमोन स्रावित करता है। स्रावित करता है। ये फिरोमोन इसी जाति की मादा अपनी त्वचा से स्पर्श से ग्रहण करती है और व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये भी एक ल्यूकोसिड जाति के अंदर जो है मादा और नर के अंदर फिरोमोन का क्या देखा गया, प्रभाव देखा गया। तो इस प्रकार से ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ फिरोमोन्स इन एनिमल्स देखे। कल अपने फिरोमोन का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।